हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। माय नेम इज निधि। दोस्तों, एनसीईआरटी पॉलिटी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी फिलहाल कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डाइवर्सिटी को समझा है। डाइवर्सिटी कैसे स्ट्रेंथ है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको चेक कीजिए। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी पॉलिटी बाय निधि मैम के नाम से, जहां पर आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी पॉलिटी। ठीक है। चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में हम जनरली बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी की वजह से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि कैसे जो विविधता है वो लोगों में भेदभाव भी पैदा कर सकती है, उससे भेदभाव भी आता है, और कैसे इट लीड्स टू इनइक्वालिटी, अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंग दी पीपल। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर यू कैन सी इट हियर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मेरी क्लासेस की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ आपको इंस्टा हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर नहीं, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए, प्रॉक्सी ज्ञान का जो बैच है हमारा, जीत निश्चय, जो कि हम लेकर आए हैं, एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच आप लोगों के लिए, ये सारे बेनिफिट्स या वैल्यू एडिशंस के साथ, जहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, मेंटोरशिप मिल रही है, 1-on-1 सेशंस मिल रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और सिविल सर्वेंट्स के साथ। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन आपका यहाँ पर होगा, एमसीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, पर्सनल अटेंशन और स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच। ये सारे वैल्यू एडिशंस के साथ आपको ये बैच मात्र 5,000 रुपये में मिल रहा है। 50 बच्चों के लिए है। सीट्स लगभग भरने वाली हैं, भर चुकी हैं। कुछ बच्चों ने सीट्स रिजर्व कर दी हैं 500 रुपये देकर। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी 9 अक्टूबर से, यानी अगले मंडे से दोस्तों। तो प्लीज मंडे से पहले एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप टॉप 50 में होंगे तो ही आपको इस बैच में एनरोलमेंट मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। 50 स्टूडेंट्स के बाद हम इसमें एडमिशंस बंद कर देंगे, फिर एडमिशंस नहीं, फिर आपको बैच 2 का वेट ही करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, डिफरेंस या प्रेजुडिस। डाइवर्सिटी मतलब अलग होना, विविधता, है ना। अब इस डाइवर्सिटी की वजह से होता क्या है, तो हमारे यहाँ जब हम अपने देश की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने विविधता को समझा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती। जैसे हम कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारी जो भाषा है, हमारा खान पान, किस तरह का हमारा हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या हम किस तरह से अपना जो जीवन यापन है वो किस तरह से करते हैं, सब अलग अलग हो। अगर आप देखेंगे तो एक परिवार में 2 बच्चों के रहन सहन में भी फर्क होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। त्योहार जैसे हम मनाते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में एक टास्क भी दिया था कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई कमेंट आए नहीं, आज ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये जो डाइवर्सिटी, जो विविधता है, ये अधिकतर, अगर हम पूरे देश की डाइवर्सिटी की बात करें, इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें, कहीं ना कहीं ये विविधता हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड। अधिकतर हम यही देखते हैं कि जैसे ज्योग्राफी है उसके हिसाब से लोगों का खान पान, रहन सहन हो जाता है। हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी बात की है। अगर हम इंडियन डाइवर्सिटी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पूरे विश्व भर में 8 मेजर रिलीजन है, और वो 8 के 8 मतलब पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन है, और ये 8 के 8 धर्म भारत में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। हम 1600 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, और ये 16 से ज्यादा भाषाएं हमारी मदर टंग, मातृभाषाएं हैं। ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि भाई डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी वैल्यू ऐड कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है। क्या हमेशा डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है? क्या हमेशा लोग डाइवर्सिटी को देखकर, डाइवर्सिटी की वजह से खुश होते हैं, या एक रीजन ऑफ जॉय होती है डाइवर्सिटी? नहीं, कई बार डाइवर्सिटी की वजह से इनसिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारे जैसे हो, या आपने अपने आसपास देखा होगा, अपने दोस्तों के साथ देखा होगा, राइट। अब यहाँ पर एक एक टर्म हमको समझनी जरूरी है टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, एंड उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डाइवर्सिटी, हाउ इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो कैसे आ रहा है। ठीक है। डाइवर्सिटी से क्या होता है कि हम अलग अलग हैं, डिफरेंस है हमारे अंदर, इससे प्रेजुडिस आ सकता है। प्रेजुडिस का मतलब क्या हुआ? प्रेजुडिस एक ऐसी भावना है जहां पर हम लोगों को जज करते हैं नेगेटिवली, और उनको अपने से इंफीरियर मानते हैं, अपने से कम आंकते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ये समझें या ये सोचें
कि किसी चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से करना ही बेस्ट होगा या वही उसका सही तरीका है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों का जो डिफरेंस है, जो दूसरे उस चीज को कर रहे हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं, या दूसरों में जो चीजें अलग हैं उनको हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जो चीजें अलग हो रही हैं, अलग हैं, उसको हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेजुडिस का मतलब है नेगेटिव जज करना, लोगों को अपने से इंफीरियर मानना। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि अंग्रेजी भाषा जो है वो बेस्ट भाषा है और इसके अलावा अगर कोई भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है, या कोई और भाषा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मतलब एक ही तरीके से आप अगर बोल रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करना चाहिए, वो बेस्ट तरीका है और राइट तरीका है। तो ये प्रेजुडिस हुआ कि कोई और व्यक्ति अगर दूसरी भाषा बोल रहा है, दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप उसको कैसा, आप उसको इंफीरियर आंकेंगे या उसको आप नेगेटिवली जज करेंगे, है ना। एज अ रिजल्ट हम कई बार रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन लोगों को जो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे माध्यम में बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बहुत बार चाहे वो ग्रामेटिकली गलत ही बोल रहे हो, लोग इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। और अगर अंग्रेजी माध्यम में बात ना करके कोई हिंदी भाषा में अपनी बात को रख रहा है तो उसको ऐसा आंका जाता है कि अरे अच्छा इसको तो नहीं आती इंग्लिश, है, उसको जज किया जाता है। तो ये प्रेजुडिस हो गया इस भाषा के अगेंस्ट, हिंदी भाषा के अगेंस्ट या किसी भी भाषा के अगेंस्ट। क्योंकि हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई भी मेरे अपने विचार नहीं है। दिस इज व्हाट योर बुक सेज। आपकी बुक में ये लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं। प्रेजुडिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर भाषा को छोड़िए, आप एक तरह के कपड़ों को देख लीजिए। एक पर्टिकुलर तरह के कपड़ों का आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने दिमाग में कि दिस इज द बेस्ट अटायर, दिस इज द बेस्ट वे यू हैव टू ड्रेस अप। और अगर कोई किसी और तरह से ड्रेसअप हो रहा है तो आप उसको जज कर रहे हैं नेगेटिवली, आप उसको इंफीरियर मान रहे हैं। तो ये प्रेजुडिस है। तो मेजरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजुडिस इज टू जज अदर पीपल नेगेटिवली या फिर उनको अपने से इंफीरियर मान। ठीक है, आपने एक तरीका अपने दिमाग में बना लिया है और उसको आप सही मानते हैं, उसको आप बेस्ट मानते हैं। उसके अलग कोई कुछ भी कर रहा है तो आप उसको नेगेटिवली जज करें। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं रूरल अर्बन लाइफ के बारे में कि कैसे रूरल लोग कैसे होते हैं। प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस यही है इसमें कि किस तरह से लोग कैसे गांव में लोग कैसे रहते हैं, शहरों में लोग कैसे रहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए। अब कोई व्यक्ति प्रेजुडिस किस तरह से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रेजुडिस हो सकता है। जैसे आपका धार्मिक बिलीव जो है उस पर प्रेजुडिस हो सकते हैं। कलर ऑफ योर स्किन, ये कारण हो सकता है प्रेजुडिस का। आप किस रीजन से आते हैं ये हो सकता है। कई बार आपने सुना भी होगा लोगों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जहाँ से वो आते हैं उनको उस तरह संबोधित किया जाता है, तो प्रेजुडिस की तरह देखा जाता है ये। द एक्सेंट दे स्पीक इन, जिस तरह से वो बात करते हैं उसको, उस पर प्रेजुडिस हो सकते हैं। कपड़े किस तरह के पहनते हैं उसको लेके प्रेजुडिस हो सकता है। ये अलग अलग तरह से प्रेजुडिस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं, नेगेटिवली सोच इन सब चीज़ों। इसके बाद एक और टर्म है विच इज स्टीरियोटाइप्स। अब कई बार हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स में। प्रेजुडिस जब आप नेगेटिवली जज कर रहे हैं लोगों को, प्री जजमेंट्स हैं आपके, बिना जाने आपने अपीयरेंस से या बोलने के तरीके से जज कर लिया, नेगेटिवली जज कर लिया, इंफीरियर जज कर लिया। वेयर स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ये दोनों हो सकता है। स्टीरियोटाइप मेजरली जनरलाइज करने की बात हो, जब हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं एक इमेज के साथ और उसको यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में फिट कर देते हैं। ठीक है, हमने एक जनरल स्टेटमेंट बनाया, एक जनरलाइजेशन बनाया अपने दिमाग में, उसके साथ एक इमेज क्रिएट की और उसको यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में फिट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरलाइजिंग दैट बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया कि बॉयज आर स्ट्रॉन्गर, दिस इज अ स्टीरियोटाइप। ठीक है, समझ में आया? जनरलाइजिंग समथिंग विद एन इमेज एंड उसको यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में फिट कर दिया। ठीक है, तो जब हम जब भी हम लोगों को फिक्स कर देते हैं एक इमेज में, तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं या लड़कियां स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, लड़कियां रोती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ये सब क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं। या लड़कियां बेहतर कुक होती हैं या लड़कियां बेहतर टीचर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है। लड़के बेहतर पुलिसमैन होते हैं या मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। हमने एक इमेज में जनरलाइज करके उसको यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में फिट। अब ये स्टीरियोटाइप करता क्या है? अब ये स्टीरियोटाइप जो है ना, क्योंकि हमने क्या किया, जनरलाइज करके एक इमेज क्रिएट की, उसको यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में फिट कर दिया।
तो ये स्टीरियोटाइप हमें किसी भी व्यक्ति को एक यूनिक इंडिविजुअल नहीं देखने देते, क्योंकि हमने तो यूनिवर्सलाइज कर दिया ना, इसको जनरलाइज कर दी एक चीज, ठीक है। तो हम उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज हैं, जो उसमें स्पेशल खूबियां हैं, उसकी जो यूनिकनेस है उसको इग्नोर करते हैं। स्किल्स जो दूसरों से अलग है उनको भी इग्नोर करते हैं, तो क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया ना, महिलाएं अच्छी कुक होती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, तो सारी महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये स्टीरियोटाइप हुआ। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है, हमने उसकी स्किल को इग्नोर कर दिया, या हमने उसकी यूनिकनेस को देखा ही नहीं। या एक लड़की अच्छी गाड़ी चलाती है, या लड़के अच्छी गाड़ी चलाते हैं, तो एक लड़की जो अच्छी गाड़ी चला रही है उसको हमने इग्नोर कर दिया, उसकी स्किल को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया, ठीक है। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को एक पैटर्न या टाइप में फिट इन कर देते हैं। जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप ना केवल हम लोगों को किसी व्यक्ति की यूनिकनेस, जो यूनिक पर्सनालिटी उसकी इंडिविजुअल जो है उसको देखने से रोकता है, बल्कि हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे हो सकता है कोई लड़का शेफ बनना चाहता हो, कोई लड़का कुक करना चाहता हो, या कोई लड़का होम मेकर बनना चाहता हो, लेकिन क्योंकि स्टीरियोटाइप ये है कि फीमेल्स आर होम मेकर्स, या होम मेकर्स एसोसिएट होता है महिलाओं के साथ, तो वो ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज हाउ द सोसाइटी इज मेड, ठीक है। अब हो सकता है वो बहुत अच्छा होम मेकर हो, लेकिन वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये स्टीरियोटाइप उसको अफेक्ट करते हैं, ऐसा करने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, दो टर्म्स। इसके बाद आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब दूसरे लोग हमसे अलग हैं और हम उनको अलग तरीके से देखते हैं, उनको या तो प्रेजुडिस है या स्टीरियोटाइप है। जब हम अपने प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप पर एक्ट करते हैं, तो हम लोगों के साथ अनइक्वल बिहेवियर करते हैं, जिसकी वजह से भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे दूसरे लोगों को नीचा दिखाना अपने प्रेजुडिस के चलते या स्टीरियोटाइप के चलते, या फिर हम लोगों को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने ना दें, उनको एक कुछ जॉब्स ना लेने दें, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, कि कोई पर्टिकुलर समुदाय है वो ये जॉब नहीं कर सकता, या ये पर्टिकुलर समुदाय है तो इसको ये जॉब करनी है, इस तरह से भी होते हैं। ये भी भेदभाव हुआ, बराबरी नहीं है ना, समानता नहीं है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है। उनको सर्टन नेबरहुड्स में रहने से रोक देते हैं, उनको सेम घड़े से जो वेल्स हैं, जो कुएं होते थे पुराने टाइम में, उनसे पानी नहीं ले सकते, तो कुछ समुदायों को अलाउ नहीं होता था कि भाई ये कुआं जो है ये अपर कास्ट के लिए है, तो सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही इसमें से पानी लेंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सब कैसे हो रही हैं? क्योंकि प्रेजुडिस है, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग है, उसकी वजह से हम जब एक्ट कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे दलित टर्म जो है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आपकी बुक में यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि हमारे देश के महानतम नेताओं में से, लीडर्स में से एक रहे हैं, उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, जो उनके साथ हुई थी 1901, जब वो केवल 9 साल के थे। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी एक स्टोरी बताई, कैसे ही वांटेड टू गो एंड मीट हिज फादर। वो क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए थे, तो पहले तो उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, फिर जब उनको पता लगा कि वो दलित हैं या अनटचेबल हैं, तो उनका एकदम बिहेवियर चेंज हो गया लोगों का उनके प्रति। तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर हम बात करें, तो इनको भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं दलित नेता के रूप में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा ये उन नेताओं में से हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, फाइट किया है फॉर इक्वालिटी, बराबरी लाने के लिए, और बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स भी हैं जो अपनी बुक में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड द बुक्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम की भारत में। तो हमारे देश में लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड हैं, जैसे कोई टीचिंग में है, कोई वीविंग, पॉटरी, अपने जीवन यापन के फॉर देयर लाइवलीहुड। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता था, पहले भी होता था, शायद आज भी होता ही होगा, शायद कम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ थॉट तो है ही ऐसा, जहाँ पर कुछ
पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को दूसरे से ज़्यादा बेहतर माना जाता है और कुछ को कम आंका जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो भी इस तरह के काम है जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, पिकिंग गार्बेज, इनको दे लुक डाउन अपॉन, उनको ऐसा काम माना जाता है कि बस ऐसे बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता, नीचा काम माना जाता है। ये थॉट प्रोसेस है और यही बिलीव जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कास्ट सिस्टम का। हमारे कास्ट सिस्टम में लोगों को एक लैडर नुमा सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे डू। पहले ऐसे होता था जहां पर लोगों को प्लेस कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, जहां पर ऊपर की सीढ़ी पर होते थे वो लोग जो रेस्पेक्टेड ऑक्यूपेशंस थे, टीचिंग एटसेट्रा, और नीचे की सीढ़ी पर वो ऑक्यूपेशन जिनको लुक डाउन अपॉन किया जाता है जैसे क्लीनिंग या पिकिंग गार्बेज या इस तरह की चीजें। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया अपर और लोअर कास्ट, यहीं से निकल कर आया। अपर कास्ट जो ऊपर की तरफ है, लोअर कास्ट जो नीचे की तरफ, ठीक है। तो लोग जो बॉटम में प्लेस्ड है लैडर के, उनको अनवर्दी माना जाता था, समझा जाता था पहले के जमाने में, एंड दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स, उनको अनटचेबल्स कहा जाता था। इसीलिए उनको फोर्स किया जाता था एक तरह के काम करने के लिए कि आप ही हैं जो कूड़ा उठाएंगे या डेड एनिमल्स को रिमूव करेंगे, जो भी लो ग्रेड काम है आप करेंगे बिकॉज आप अनटचेबल, ऐसा ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द अपर क्लास हाउस होल्ड ऑल्सो, उनको अलाउ ही नहीं था कि घरों में भी आए, साथ में बैठें, साथ में खाना खाएं, पानी पिए, ये भी अलाउड नहीं। बेसिकली उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनकी कास्ट की वजह से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो उनको सेम राइट्स नहीं मिलती थी, ना वो एंजॉय कर सकते थे जो बाकी लोगों को मिलती थी। अनटचेबल से ही आया है शब्द, या अनटचेबल्स का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है दलित शब्द। दलित एक ऐसा टर्म है जो लोग जिनको ऐसा माना जाता था कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने आप को एड्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एंड दे वांटेड या दे प्रेफर्ड द वर्ड दलित इंस्टेड ऑफ अनटचेबल। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। इस शब्द के मायने क्या है? इस शब्द के मायने ये है कि दलित ये दिखाता है कि किस तरह का प्रेजुडिस है, सोशल प्रेजुडिस है, किस तरह से भेदभाव है सोसाइटी, सामाजिक रूप से एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ कामों को लेकर, तो वो डिपिक्ट करता है। और जिसकी वजह से जो दलित लोग हैं दे आर ब्रोकन, नॉट लिटरली, मतलब सोशली, एंड उनकी डिग्निटी इज ब्रोकन, इस तरह की चीज। तो इसलिए ब्रोकन या दलित शब्द इस्तेमाल। यहां पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रेफर करती है इस ग्रुप को, इस समुदाय के लोगों को एज शेड्यूल कास्ट का हिस्सा है। तो दलित गवर्नमेंट नहीं बोलती, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट। अब ये इनइक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है, तो इक्वालिटी की तरफ भी तो जाना पड़ेगा। और जब हम इक्वालिटी की तरफ जाने की बात करते हैं तो बहुत समय पर बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए हैं, लोगों ने लड़ा है, अपने लिए लड़े हैं, वो दलित हो, महिलाएं हो, ट्राइबल हो या पेजेंट्स हो, उन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाई की है इन इक्वालिटीज या इन जो उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। अगर हम आज़ादी के समय की बात करें, ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करें, तो जो ब्रिटिश रूल के समय पे जो स्ट्रगल था ना, वो केवल ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाना नहीं था, उसके अलावा जो जिस तरह की इनइक्वालिटीज, असमानताएं हमारे समाज में थी, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल था, जो अभी भी है। जैसे उस समय दलित्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, या वीमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, है ना। इस तरह के बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसे में लोगों ने डिमांड की समानता, इक्वल राइट्स। पेजेंट्स और ट्राइबल लड़ रहे थे कि उनके जो मनी लेंडर्स हैं उनको उसके चुंगल से निकलना है। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज थी जिसको फाइट करके वी आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हम अभी भी समानता के लिए लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में पार्लियामेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पास किया है विमेन एम्पावरमेंट के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर 33% रिजर्वेशन की बात महिलाओं। तो सोचे इतने साल बाद ये रिजर्वेशन, मतलब आधी आबादी है देश की, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है। तो इट्स स्टिल अ स्ट्रगल, अभी भी चल रही है इक्वालिटी के लिए, अभी भी समानता के लिए लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं, ठीक है। लड़ रहे हैं मतलब फिजिकल लड़ना नहीं है, अपनी राइट्स के लिए, अपने हक के लिए। तो जब हम आज़ाद हुए, जब हम नेशन बने,
1947 में। तो हमारे जो लीडर्स थे, क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव देखा था, वो इनइक्वालिटीज़ देखी थी, वो असमानताएं देखी थी समाज में, तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हमें ये सारी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करना है। और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संघर्ष किया है अपलिफ्टमेंट के लिए, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इन लीडर्स ने उस उद्देश्य से कि समानता आए देश में, इस विजन के साथ, इस गोल के साथ अपने संविधान में कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट की, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सभी लोग भारत के, सभी को बराबर माना जाएगा, समान माना जाएगा और उनको समान ट्रीट भी किया जाएगा। और इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोग समान हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो सभी भारतीयों को यूनाइट भी करती है। अगर हमने संविधान की बात करें तो इस विजन के साथ, इस गोल के साथ हमारे संविधान में भी इक्वालिटी को लेकर बहुत सारे आप देखते हैं राइट्स दी हुई हैं, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, इलीगल है वो। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, समानता का अधिकार दिया गया है, जहाँ पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी किया गया है। जैसे राइट टू रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो जो विविधता है उसको रेस्पेक्ट करते हुए अकोमोडेट किया गया है विद दीज राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जिम्मेदारी सरकारों पर भी डाली गई है कि सभी को समानता मिले, सभी को समान अधिकार मिले। ये सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन क्या ये क्या हम समान हैं, हमें बिल्कुल कोई असमानता नहीं है? तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, वी आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। एक एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पूरी तरह से हम ये कहें कि समाज समान हो गया है सभी परिप्रेक्ष्य में, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रूप में, तो शायद नहीं, अभी कुछ चीजें अचीव करनी बाकी हैं। तो दिस इज व्हाट योर चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट। दोस्तों, प्रॉक्सी ज्ञान का जो जीत निश्चय है, यहाँ पर हम डेमो सेशंस भी दे रहे हैं आपको, जिसमें आपको पूरे एक वीक के डेमो सेशंस मिलेंगे 9 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं डेमो के लिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.